आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां पर टनल हादसे के बाद लाइफ सपोर्ट पाइप आज मजदूरों तक पहुंचा। अब टनल के अंदर मजदूरों को पहली बार प्रॉपर खाना भेजा गया। अब तक मुरमुरे और सूखे मेवे भेजे जा रहे थे। आज शाम टनल के अंदर मजदूरों को खिचड़ी भेजी गई। बोतल में भरकर मजदूरों को खिचड़ी दी गई है। सिलक्यारा टनल के पास ही ये खाना तैयार किया गया और 6 इंच की नई पाइप के जरिए बोतल में खिचड़ी भरकर अंदर बॉटल्स भेजी गई। देर शाम ही मजदूरों तक पहुंची थी। उसी पाइपलाइन के जरिए मजदूरों को खिचड़ी भेजी गई। प्लास्टिक की बॉटल्स में खिचड़ी भरकर तैयार किया गया और फिर पाइप के जरिए अंदर भेजा गया। सबसे पहले न्यूज 18 ने आपको ये जानकारी दी और एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से खिचड़ी पकाकर पैक कर बॉटल के सहारे इसी पाइपलाइन के जरिए मजदूरों तक खिचड़ी भेजी जा रही है। अंदर भेजा जाएगा। जितना भी हमारे जितना 2 भाई लोग हैं अंदर है, जो फंसे हुए हैं, उनके लिए इससे पहले गरम खाना नहीं गया था, तो आज पहली बार आज गरम खाना जा रहा है, तो उसको भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खाना में क्या क्या भेज रहे हैं आप लोग? अभी तो खिचड़ी की भेज रहे हैं और ये दाल फाल हो गया, जितना जो भी हो सके उसके पहले फ्रूट भेजा जाएगा। और मेडिकल टीम जाके शायद ये किया गया, हमको तो पता नहीं है, लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट में, लेकिन हमको जो रिकमेंड किया गया है वही हम भेज रहे हैं। उत्तरकाशी में पिछले 9 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही एजेंसियों को आज बड़ी सफलता मिली। लाइफ सपोर्ट के लिए जो 6 इंच की पाइप अंदर टनल में डाली जा रही थी, वो पाइप आज आर पार हो चुकी है, यानी कि टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक ये पाइप पहुंच गई। तकरीबन 57 मीटर मलबे के बाद ये पाइप मजदूरों तक पहुंची, यानी कि मजदूर टनल के अंदर 57 मीटर है। ये दूरी भी अब साफ साफ तय हो गई है। अब इस पाइप के मजदूरों तक पहुंचने से बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इसी के जरिए खाना पानी अब पहुंचाया जा रहा है और ज्यादा मात्रा में खाना भेजा जा सकेगा। टनल के अंदर ऑक्सीजन की भी कोई समस्या नहीं आएगी। हादसे के 9 दिन बाद ये खबर, एक अच्छी खबर आज मिली। तो वहीं एंडोस्कोपी कैमरा भी मंगाया गया है, ताकि टनल के अंदर मजदूरों की हालत कैमरे के जरिए देखी जा सके। 6 इंच की पाइप लाइन पहुंचने के बाद कैमरा पहुंचाना भी अब आसान होगा। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का 9वां दिन एक बड़ी उम्मीद, एक बड़ी खबर लेकर आया। रेस्क्यू एजेंसियां उस पाइप को ब्रेक थ्रू करने में सफल रही हैं, जिसके वो 2 बार पहले भी प्रयास कर चुकी थी, लेकिन उनको सफलता नहीं हासिल हुई थी। 6 इंच का 57 मीटर लंबा पाइप मलबे के आर पार हो चुका है, यानी कि दूसरी ओर जो श्रमिक फंसे हुए हैं उन तक ये पाइप पहुंच गया है। ये सिर्फ एक 6 इंच का पाइप नहीं, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि लाइफ लाइन है उन इस पूरे महा ऑपरेशन की, उन 41 श्रमिकों की जो दूसरी ओर फंसे हुए हैं। इस पाइपलाइन के जरिए जहां अब पर्याप्त मात्रा में फूड मटेरियल उन लोगों तक भेजा जा सकेगा, वहीं कम्युनिकेशन में आसानी होगी। इसके साथ साथ कुछ छोटे कैमरे भी वहां इंसर्ट किए जा सकते हैं, इस पाइप के जरिए भेजे जा सकते हैं, जिससे इन श्रमिकों को हम लाइव देख पाएंगे। इसके साथ ही इस पाइप के इंसर्ट होने से एक अलाइनमेंट भी फिक्स हो गया है कि अगर इसी अलाइनमेंट पर हम 900 मीटर के जो पाइप डाल रहे थे उनको डालें, तो वो सीधे इस मलबे के आर पार हो सकते हैं। आज जैसे ही ये पाइप ब्रेक थ्रू हुआ, इस पूरे ऑपरेशन में लगे इंजीनियरों के, श्रमिकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पिछले 9 दिनों में ये पहला मौका था जब ऑपरेशन साइट पर जो चेहरे मौजूद हैं उनके चेहरों पर कोई मुस्कुराहट या खुशी की लहर देखी गई। इसके साथ ही जो तमाम एजेंसियां हैं, चाहे वो सतलुज जल विद्युत निगम हो, चाहे TSDC हो, चाहे RVNL हो, उन्होंने अपने काम में तेजी लाना शुरू कर दिया है और अगले 1 से 2 दिन में आपको इस महा ऑपरेशन में और भी तेज गति से काम होता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में मजदूरों को निकालने के लिए आज भी ऑपरेशन जारी रहा। टनल पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से बोरिंग हो रही है। वर्टिकल बोरिंग के जरिए टनल के ऊपर पहाड़ी तक रोड पहुंचाई गई है और साथ ही बिजली सप्लाई भी पहुंच गई है। सिलक्यारा के दूसरी तरफ से भी सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया। THDC ने आज शाम पहला ब्लास्ट किया। तकरीबन 2 मीटर व्यास की 483 मीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। यहां कुल मिलाकर 5 प्लान पर काम किए जा रहे हैं। 5 जगहों पर अलग अलग तरीकों से ड्रिलिंग की जा रही है और जल्द से जल्द मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है।
तो उसके अंदर जो ये हम एक कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक एस्केप टनल की हम जब बात कर रहे हैं तो हम एक एस्केप का रास्ता बना रहे हैं। वहाँ पे जो भूकंप की गतिविधि हुई थी, जो आवाज हुआ था, उससे सारे लोग भयभीत हैं। इनफैक्ट आधे से ज्यादा मजदूर बाहर हैं, वो आना भी नहीं चाहते हैं। तो जो लिमिटेड मजदूर हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हम एक वहाँ से कलवर्ट्स और ये लगा के साइड से एक पूरी टनल सी बना रहे हैं, ताकि अगर कुछ इवेंचुअलिटी हो तो वहाँ से इनको भी निकाला जा सकते हैं। अब 5 तरह के वो प्लान क्या हैं जिन पर काम चल रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, ये भी हम आपको बता देते कि 5 प्लान्स हैं क्या। रेस्क्यू ऑपरेशन के रास्ते कौन कौन से हैं। पहला प्लान, ओएनजीसी बड़कोट साइट से 24 इंच की वर्टिकल ड्रिलिंग करेगा और इसके जरिए ओएनजीसी के ड्रिलिंग हेड ने ऑपरेशन साइट पर पहुंचकर सर्वे भी किया। ओएनजीसी मंगलवार को प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, जिसके बाद बीआरओ ड्रिलिंग पॉइंट तक रोड बनाने का काम शुरू कर देगा। दूसरा प्लान है, सिलक्यारा साइट पर आरबीएनएल 6 इंच की वर्टिकल ड्रिलिंग करेगा। बीआरओ यहां तक सड़क पहुंचा चुका है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी पहुंचा दिया गया। आरबीएनएल 26 नवंबर तक यहां ड्रिलिंग कंप्लीट कर देगा। वहीं तीसरे प्लान की अगर बात की जाए, तीसरा प्लान है, सिलक्यारा साइट पर आरबीएनएल 170 मीटर हॉरिजॉन्टल टनल बनाएगा और इसके लिए मंगलवार शाम को 4 बजे नासिक से बाय एयर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मशीनें पहुंच जाएंगी और 23 नवंबर तक ये मशीनें साइट पर इंस्टॉल कर दी जाएंगी। इस बीच मंगलवार को इसके लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार कर दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए पानी की आवश्यकता होती है और इसके लिए जल संस्थान ने काम करना शुरू कर दिया है। चौथी प्लानिंग क्या है ये भी बता देते हैं। यहां पर है कि बड़कोट साइड यानी कि दूसरी तरफ से टीएचडीसी टनल के एंड पॉइंट से बाकी बचे 483 मीटर में 2 मीटर व्यास की माइक्रो टनलिंग का काम शुरू करेगा, यानी कि दूसरी तरफ से भी टनल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके जरिए टीएचडीसी ने सोमवार देर शाम को पहला ब्लास्ट किया और 5वां प्लान है, सिलक्यारा साइट पर एसजेवीएनएल और एनएचपीसी मंगलवार सुबह से 1.2 मीटर व्यास की वर्टिकल टनल की बोरिंग शुरू करेगा और इसके लिए साइट पर ड्रोन भेजे गए हैं। मंगलवार सुबह तक सेना के 20 स्किल्ड जवान भी स्पॉट पर तैनात कर दिए जाएंगे। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए गुजरात के वलसाड़ और ओडिशा के हीराकोट से मशीनें मंगाई जा रही हैं। जिस सतलुज जल विद्युत परियोजना के चीफ इंजीनियर जसवंत कपूर ने न्यूज 18 को जानकारी देते हुए बताया कि टनल के अंदर तकरीबन 84 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग होगी और मशीनों के यहां पहुंचने के बाद तकरीबन 3 दिन का वक्त लग जाएगा टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचने में। एसजेवीएनएल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, उनसे ही बात कर लेते कि सर किस किस तरीके यहाँ पे टनल के अंदर जो जाने की प्रक्रिया हुई, किस तरीके आप लोग। देखिए, पहले ये जो है लोकेशन हम लोगों ने डिफाइन कर ली है कि ये जो हमारी आरडी है 320 मीटर की फ्रॉम द पोर्टल साइड, यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है। एक्सपर्ट के साथ फाइनल कर लिया है इसको। जियोलॉजिस्ट हमारे साथ में थे, जियोलॉजिस्ट के साथ भी ये कर दिया, दिस लोकेशन जो सुटेबल पाई गई है और फाइनल कर ली है। ठीक है, अकॉर्डिंगली बीआरओ को डायरेक्शन दे दी है मैनेजमेंट ने भी, सभी ने, कि यहाँ तक वो रोड बनाएगी, यहाँ पे उनकी मशीन को इरेक्ट करने के लिए यहाँ पे वो बेंच डेवलप करेगी। एंड सिमिलरली इन द पैरेलल पे में हमारी जो 3 मशीनें यहाँ पे ड्रिलिंग के लिए आएंगी। एक मशीन जो वो 40 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुकी है साइट के लोकेशन पे, 2 मशीनें ऑन द वे हैं। वो एक जो हीराकुड से आएगी, वो अभी शाम तक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा उसका। एक बलसाड़ से आ रही है गुजरात से, वो 11 बजे जो वो वहां से स्टार्ट हो गई है, पूरी लोडिंग हो गई है, तो वो बाई रोड आ रही है। तो आज जो हमारी नियरेस्ट मशीन है यहाँ पे, हो सकता है शाम तक यहाँ तक पहुंच जाएगी और विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स के बीच में उसको इरेक्शन करने के बाद यहाँ सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वो यहाँ ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर देगी और 3 से 4 दिन टोटल इसको ड्रिलिंग करने के लिए टाइम लगेगा। सर क्योंकि यहाँ पे कितनी बोरिंग में हम करेंगे सर, कितने 1.2 मीटर डाया। 2 जगह बता रहे नो नो, दिस इज एट वन लोकेशन। दूसरा जो वो है ये जो हेल्पलाइन के लिए वो आरबीएल कर रहा है, 8 इंच का डाया होगा, वो डाउन स्ट्रीम ऑफ दिस लोकेशन है। तो उससे क्या काम होगा सर? इससे क्या? उससे जस्ट हमारी ये फूड लाइफ लाइन के लिए हवा जाएगी, पानी खाना सेकंड लाइफ लाइन है वो। हाँ, एक अंदर से जो ऑलरेडी है। इन एडिशन टू दैट एक बैकअप और प्लान लेके साथ में चल रहे हैं। एक इस टाइप की रेस्क्यू के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक ही इस पे प्लान पे ना स्ट्रिक्ट रहें। एटलीस्ट
2 पैरेलल प्लान जो वो साइमल्टेनियसली वर्क करनी चाहिए। अगर सपोज कोई प्लान अगर ट्रैप हो जाती है तो इमीडिएटली सेकंड प्लान जो वो इनलाइन होनी चाहिए। यहाँ पे एक टनल बनेगी 1.2 मीटर, उससे ही जो टनल के अंदर फंसे जो लोग हैं उनको निकाला जाएगा। उसके लिए करीब करीब 2 से 3 दिन का इन्होंने समय बताया कि 2 से 3 दिन जब यहाँ मशीनें पहुंच जाएंगी तो 2 से 3 दिन का पूरा समय लगेगा, जिससे कि वो जो पूरी ड्रिलिंग यहाँ पे वर्टिकल हो जाएगी। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ में सत्येंद्र बर्तवा, न्यूज 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपडेट ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री धामी को फोन कर राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान अधिकारियों को दिए गए निर्देश और फंसे मजदूरों के बारे में परिजनों को भी बताया जाए, ये भी कहा गया। सीएम ने बताया कि टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं और ऑक्सीजन, भोजन, पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है और सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। इधर बीजेपी ने अपने SC/ST सम्मेलन की नई तारीखें घोषित कर दी हैं। अब बीजेपी कुमाऊं और गढ़वाल में अलग अलग सम्मेलन करेगी। गढ़वाल में अनुसूचित जाति का सम्मेलन 30 नवंबर को देहरादून में होगा, तो कुमाऊं का सम्मेलन 2 दिसंबर को हल्द्वानी में होगा। वहीं अनुसूचित जाति के लिए गढ़वाल का बीजेपी सम्मेलन 1 दिसंबर को विकासनगर, वहीं कुमाऊं का नानकमत्ता में आयोजित होगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी, संगठन पदाधिकारियों के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से भी इसके लिए वक्त लिया जा रहा है। नवंबर को देहरादून में गढ़वाल संभाग का और 2 दिसंबर को कुमाऊं संभाग का हल्द्वानी में। इसमें हमारे केंद्र के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्रियों की भी इसमें आने की संभावना है। इधर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कांग्रेस विधायक मयूख मेहर पर निशाना साधा। चुफाल ने कहा कि कांग्रेसी विधायक मयूख मेहर 2012 से 17 तक के कार्यकाल में डीडीहाट में विकास कार्य करवाने का दावा कर रहे हैं। अगर उनकी सरकार में विपक्षी विधायकों के क्षेत्र में काम हुए तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि मयूख मेहर अपनी विधानसभा में हवाई सेवा संचालित नहीं करवा पाए। साथ ही चुफाल ने कहा कि पूर्व की कांग्रेसी सरकार ने उनके साथ बदले की भावना से काम किया था, जिस कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। आपने सारे काम जब डीडीहाट के किए, मुंशियारी, धारचूला का भी, आप बेदा का भी जिक्र कर रहे थे। अभूतपूर्व काम हुआ करता। अभूतपूर्व का तो होता है न भूत न भविष्य, लेकिन न भूत भविष्य काम कर रहे थे तो उसमें आपने याद क्यों नहीं आए? दीदी आपके नैनी सैनी हवाई पट्टी की सरकार आपकी थी, आप सब कुछ काम कर सकते थे। देहरादून से बड़ी खबर है। यहां गहनों के शोरूम में लूट के मामले में मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रिंस कुमार के ममेरे भाई सुड्डू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के रहने वाले सुड्डू कुमार से पुलिस ने एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। देहरादून के सहसपुर में रामपुर पीठ सारना नदी के पास से उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी लूट के लिए देहरादून आया था। इससे पहले गहनों के शोरूम में तकरीबन 20 करोड़ की लूट हुई थी, जिसमें अब तक मुख्य आरोपी पकड़ से दूर ही है। उधर हरिद्वार में एक युवक को पकड़ने गई पुलिस के साथ युवक ने मारपीट की है। आरोपी युवक पर लड़की से छेड़खानी के आरोप है, जिसे लेकर पुलिस उसके गांव पहुंची थी। तभी पुलिस कर्मचारियों के साथ युवक की पहले बहस हुई और उसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। आरोपी युवक न सिर्फ पुलिसकर्मी पर हाथ उठाता रहा, बल्कि काफी देर तक गालियां देता रहा। गालियों के साथ मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस युवक को गिरफ्तार कर थाने ले आई। भारत से किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने की, तो उस संबंध में जो हमारी चेतक कर्मी हैं वो मौके पे गए थे और जो उसमें पीड़िता थे, जिसने उसका नाम बताया था सौरभ सन ऑफ मांगेराम, उसके द्वारा पुलिस को समझाया बुझाया जा रहा था और हिदायत दी जा रही थी। तो उसने जो है आक्रोशित होकर पुलिस पे हाथ छोड़ने का कृत्य किया। देहरादून से बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत बिगड़ गई है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में वो एडमिट हैं। वैसे तो शनिवार से ही हरीश रावत का इलाज चल रहा था, जिसके बाद आज अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। हरीश रावत के पेट में इन्फेक्शन होने की शिकायत है। इन्फेक्शन की वजह से उन्हें लगातार उल्टियां हो रही हैं।
पिथौरागढ़ में सेना और स्थानीय लोगों के बीच अक्सर ही टकराव की स्थिति दिखती है। ये टकराव कभी रास्तों को लेकर गहरा जाता है तो कभी जमीन के मालिकाना हक को लेकर। कई बार दोनों पक्षों में तल्खी नजर आती है और ऐसे में अब जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का इकलौता ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं दो देशों से मिलती है। चीन और नेपाल से सटे इस जिले में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम हैं। मुख्यालय से लेकर लिपुलेख बॉर्डर तक सेना की छावनियां हैं। यही नहीं, अब सेना अपनी सीमाओं को निर्धारित भी कर रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ सेना का टकराव अक्सर देखने को मिल रहा है। गूंजी से लेकर मुख्यालय तक रास्तों और जमीन के दर्जनों विवाद खड़े हो गए हैं। उनके आम प्रचलित रास्तों को बंद कर रही है, उनके पनघट के, जंगल के, खेतों के रास्तों को बंद कर रही है। आज हमारे पिछले नवरात्रियों में हमारे सिरादेव मंदिर जाने वाले रास्ते को आर्मी ने कासनी वाला रास्ता भी बंद कर। असल में सेना जिन रास्तों पर अपना हक जताती है उन पर ग्रामीण सदियों से आवाजाही करते रहे हैं। ज्यादा समय नहीं गुजरा है जब गूंजी के ग्रामीणों ने सेना के निर्माण कार्य का खुला विरोध किया था। यही नहीं, भड़कटिया के ग्रामीण भी रास्तों को बंद किए जाने पर सड़कों पर उतरे थे। सेना गोचर, पनघट और मंदिरों को जाने वाले कई रास्तों की घेराबंदी कर चुके हैं। ऐसे में ग्रामीणों की दिक्कत में लगातार इजाफा हो रहा है। सेना के साथ जमीन के विवादों को सुलझाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है जिसकी कई मीटिंग्स हो चुकी, लेकिन बड़े विवादों के हल अब तक नहीं निकल पाए हैं। जहाँ भी रास्तों को लेकर डिस्प्यूट होता है सेना के द्वारा और जहाँ लोकल पब्लिक के मध्य में, तो उसके लिए हम लोग एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। उसमें इस मुद्दों को सामने रखा जाता है और उसमें एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाती है। और तो जैसे कि अभी सेरा देवल में ये डिस्प्यूट सामने आ रहा है तो मैंने वहाँ पे बात की है उनके ऑफिसर्स में। चीन और नेपाल से घिरे बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा तंत्र की मौजूदगी बेहद जरूरी है। यही नहीं, सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना को जमीन की जरूरत भी है। ऐसे में बेहतर यही होता कि सामरिक जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ग्रामीणों की दिक्कत का भी हल निकल जाए ताकि दोनों पक्षों के बीच टकराव के बजाय बेहतर माहौल बने। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इधर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के तीसरे दिन आदिगुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी और गरुड़ जी जोशीमठ के नृसिंह मंदिर पहुंचे, जहां विशेष पूजा अर्चना के बाद गद्दी पौराणिक मठ में विराजमान कर दी गई। गद्दी के बद्रीनाथ धाम से वापस लौटने पर स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया और बद्र विशाल की जय जयकार के नारे लगाए। शीतकाल में 6 महीने आदि गुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी और गरुड़ की पूजा नृसिंह मंदिर में ही होगी और जब अगले साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तब आदि गुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी और गरुड़ की डोली बद्रीनाथ धाम वापस जाएगी। एवं भगवान की जो शंकराचार्य जी की जो गद्दी है, पावन गद्दी है, वो यहाँ जोशीमठ में स्थापित रहेगी और उसका यहाँ पर विधिवत यथाविधि जो पूर्व से परंपरागत रूप से पूजन होता है वो यहाँ पर होगा। और जैसे ही पुनः कपाट खुलेंगे तो यहाँ के लिए, यहाँ से पुनः गद्दी बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान करेगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बागेश्वर में भी बद्रीनाथ धाम है और इसके भी हर साल कपाट बंद होते हैं। क्या है ये मंदिर और इसकी मान्यता क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बागेश्वर के कांडा में भी बद्रीनाथ धाम का एक काफी पौराणिक मंदिर है। मंदिर में भगवान विष्णु की काफी पुरानी प्रतिमा है, काफी पुरानी मूर्तियां हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर की सही देखरेख और रख रखाव के अभाव में यहाँ से कई ग्रेनाइट की मूर्तियां चोरी हो गयी, लेकिन अब भी यहाँ पर भगवान विष्णु की कई आकर्षक मूर्तियां मौजूद हैं। मंदिर में जो है बुनियाद बनने के लिए खुदाई शुरू करी, नया मंदिर बनाने के लिए, तो इसमें हमको पुरानी मूर्तियां मिली जो कई टूटी हुई थी, कई साबुत भी निकली और इसमें चक्र भी निकले और इसमें जो है पूरे पिलरों में लोहे के अंकुश भी लगे हुए थे। तो हमको ऐसा लगता है कि ये मंदिर हमारा काफी प्राचीन रहा होगा। बागेश्वर की इस बद्रीनाथ धाम की मूर्तियाँ अपनी पौराणिकता की गवाह है। साथ ही कई किलोमीटर में फैला एक गांव भी है जिसका नाम नारायण गुट है। इस मंदिर में भी हर साल अखंड रामायण और विशाल भंडारे के बाद कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है जो बुजुर्ग और बेसहारा लोग चमोली की बद्रीनाथ मंदिर का सफर तय नहीं कर सकते हैं, वो कांडा के इस बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं।
ये स्थापना तब हुई जब बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई थी। उसके साथ साथ यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ की भी स्थापना की गई और वही फल, जो फल बद्रीनाथ में जाके भक्तों को मिलता है, वही फल यहाँ पर भी प्राप्त होता है। पहले ज़माने में यहाँ जो है काफ़ी पूजा अर्चनाएँ यहाँ होती होंगी। बीच में जो है यहाँ ये मंदिर कुछ भूस्खलन के कारण, दब जाने के कारण लगभग इसकी मूर्ति सब बंद हो गई थी। लगभग 20 साल पहले ये मंदिर की पुनः स्थापना यहाँ पर की गई। पहाड़ में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जिन पर ना प्रशासन की नजर पड़ी है और ना ही लोगों की। ऐसे में जरूरत है ऐसी जगहों को सामने लाने की, जिससे कई सुलझे अनसुलझे रहस्य तो खुलेंगे ही, साथ ही पर्यटन के नए क्षेत्र भी दुनिया के सामने आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। हरिद्वार के बीएचईएल क्षेत्र में इन दिनों गुलदार का आतंक बना हुआ है। यहाँ बीएचईएल के सेक्टर 1 के मकान के आसपास एक मादा गुलदार डेरा डाले हुए है। कई बार गुलदार को यहाँ चहलकदमी करते देखा जा चुका है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में दहशत है। वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया, हालांकि अभी तक गुलदार पकड़ में नहीं आ सका है। आपको बता दें, बीएचईएल का ये इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमाओं से सटा हुआ है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहाड़ से रांची लौट चुके हैं। पिछले 3 दिनों में नैनीताल घूमकर आज धोनी वापस लौटे। लौटने के वक्त भी उनके प्रशंसक उनसे मिलने पहुंच गए, हालांकि उन्हें मायूसी हाथ लगी। इससे पहले धोनी कैंची धाम और अपने गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूजा पाठ किया, परिवार की खुशहाली की कामना की। पहाड़ यात्रा के दौरान धोनी अपनी पत्नी साक्षी और अपने दोस्तों के साथ दिखे। इस दौरान उन्होंने पत्नी साक्षी का बर्थडे भी नैनीताल की वादियों में ही सेलिब्रेट किया। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी है न्यूज़ 18 पर।